हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड चैप्टर को, फोर्स एंड मोशन। पहले वीडियो में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे फोर्स पर और उससे रिलेटेड टर्म्स पर। उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर की है और जो फिजिक्स की भी है उसे देखते हैं, जो है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन एक महान साइंटिस्ट थे, आप सभी को पता है। उन्होंने गति के लिए 3 मेन नियम दिए थे जिस पर हमारा पूरा जितना भी हम मोशन का कैलकुलेशन करते हैं, गति के बारे में पढ़ते हैं, वो सब उन्हीं नियमों पर आधारित है। शुरू करते हैं न्यूटन के नियम। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के नियम। 3 नियम न्यूटन ने दिए थे। पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं जड़त्व का नियम। इस लॉ के अनुसार यदि कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी। मोशन में है यानी गति तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। ठीक है, क्या कहता है न्यूटन का पहला नियम? जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। जब तक कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलेगी, नहीं अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी, जब तक आप उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाते। जैसे पेड़ के पत्ते अगर हिलने हैं तो उन्हें हवा चाहिए। कोई चीज अपनी जगह से हट मूव करनी है तो आपको उसको उठाकर रखना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा उस पर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल और जो आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं जिस तरह के उदाहरण, वो किस तरीके के हैं? मान लीजिए आप एक बस में बैठे हैं, बस रुकी हुई है, बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है तो आपको पीछे की ओर धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि आप जब बैठे हुए हैं तो आप उसके रिस्पेक्ट, आप रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, आपकी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है। अब बस तो एकदम से स्टार्ट हो गई, उसको तो एक्सेलरेशन मिल गया, लेकिन अभी आपको तो नहीं मिला। आप यही रहना चाहते हैं और बस आगे जाना चाहते हैं, तो आप पीछे की तरफ गिरेंगे। इस उदाहरण को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपके अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि अगर आप बस में बैठे और बस अचानक से स्टार्ट हो गई तो आप पीछे की ओर गिरते हैं, क्यों? तो आप बताएंगे क्योंकि न्यूटन के जड़त्व के नियम के अनुसार कोई भी वस्तु जिस पोजीशन में है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में रहना चाहती है। इसी प्रकार अगर आप बस चल रही है और बस वाला एकदम से ब्रेक मार दे तो आप आगे की ओर गिरते हैं, क्यों? क्योंकि बस चल रही है तो बस में बैठे हुए आप भी चल रहे हैं। अब अगर बस एकदम से रुक गई तो आप तो आगे चलते ही रहना चाहते हैं, क्योंकि जो वस्तु गति कर रही है वो गति करते रहना चाहती है, जो रुकी हुई है वो रुके रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। कारण पूछेंगे तो कारण है न्यूटन का पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा नियम देखते हैं न्यूटन का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दूसरे नियम के अनुसार, अभी पहले नियम में हमने ये तो कह दिया कि हाँ फोर्स चाहिए, भारी एक बल चाहिए अगर हमें उसकी स्थिति में परिवर्तन करना है तो। अब ये फोर्स बराबर किसके है? ये फोर्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के।
ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, P इक्वल्स टू mv, मास तथा वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को मोमेंटम कहते हैं। इसका डेफिनेशन अभी हम लिखेंगे। तो चेंज का मतलब क्या है कि मान लीजिए पहले किसी चीज का मास m था और वेलोसिटी v1 थी, बाद में मास तो सेम ही रहेगा, मास तो बदल नहीं जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, mv1 माइनस mv2। तो F प्रोपोर्शनल हो गया mv1 माइनस mv2 के अपॉन में t। m कॉमन है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, m कॉमन है, अंदर बचा v1 माइनस v2 अपॉन में t। अब v1 माइनस v2 कितना हो गया है, चेंज इन वेलोसिटी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना होता है, डेल्टा v बाय डेल्टा टी, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो F इक्वल्स टू, और K की वैल्यू प्रैक्टिकली इसमें ऑब्जर्व हुई है कि 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, K की जगह 1 रखा M, और डेल V बाय डेल टी की जगह रखा A। तो ये हो गया है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ कि फोर्स जो आपको लगाना है वो बराबर है एम ए के, जहां m है मास, द्रव्यमान, a है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। अब इससे एक चीज आप और देखेंगे कि किसी भी चीज में ये फर्स्ट लॉ को ही सपोर्ट कर रहा है, किसी भी बॉडी में त्वरण नहीं हो सकता, त्वरण मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो सकता जब तक कि कोई फोर्स ना हो। फोर्स ना होगा मतलब फोर्स जीरो, अगर फोर्स जीरो होगा तो ये एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा ना। और एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ मतलब अगर वो पहले रुकी हुई थी तो रुकी रहेगी, चल रही थी तो चलती रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपका न्यूटन का सेकंड नियम है, F इक्वल्स टू ma। ठीक है, जो फोर्स आप लगाएंगे, बाहरी फोर्स जो आप लगाएंगे वो बराबर होगा द्रव्यमान और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। तीसरा लॉ, न्यूटन के तीसरे लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्यों कहते हैं इसको ऐसा, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। इंग्लिश में कहेंगे एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, अगर ए ने बी पर फोर्स लगाया, मान लीजिए एफ ए बी अगर मैं कह रही हूं, जो ए ने बी पे फोर्स लगाया है तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा। और कितना लगाएगा, बिल्कुल बराबर का लगाएगा। एफ बी ए जो है वो बराबर होगा एफ ए बी के। फर्क सिर्फ इतना होगा कि डायरेक्शन उल्टा होगा, अगर ए इधर लगा रहा है तो बी इधर लगा रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम इसको बहुत बार यूज करेंगे। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।
अगर एक बॉडी ए ने बी पर कुछ फोर्स लगाया है तो बी भी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसमें कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है किसी भी चीज को हम ऊपर फेंके, या मान लीजिए कि कोई पत्थर है तो पत्थर को अर्थ नीचे खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण का बल उस पर लग रहा है, तो क्या पत्थर भी अर्थ पर फोर्स लगा रहा है? भाई एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार तो पत्थर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है अर्थ पे। तो आपको बताना है कि हाँ पत्थर फोर्स लगा रहा है, तो दिख क्यों नहीं रहा है? दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है पत्थर के कंपैरिजन में, तो उसका फोर्स नेग्लिजिबल यानी नगण्य साबित हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्थर पृथ्वी पर फोर्स नहीं लगा रहा। अगर पृथ्वी पत्थर पर फोर्स लगा रही है तो पत्थर भी पृथ्वी पर फोर्स लगाएगा, बराबर का लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। लेकिन क्योंकि पत्थर छोटा है तो वो खिंचता हुआ अर्थ की तरफ हमें दिखाई देगा, पृथ्वी बहुत बड़ी है तो वो पत्थर की तरफ खिंच नहीं पाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्स को डिफाइन करते हैं, जिसको बल कहते हैं हिंदी में। क्या है फोर्स? अभी हमने डिफाइन किया था इसको, फोर्स F इक्वल्स टू ma, और दूसरा तरीका है F इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो इसका डेफिनेशन यहीं से दिया जाएगा, बल इकाई समय में संवेग के परिवर्तन की दर है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज फोर्स। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम is defined as force। ठीक है, नेक्स्ट मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम, जिसको हिंदी में संवेग कहते हैं, यह गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का। मोमेंटम संवेग P से डिनोट करते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स की तरह, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। mv सूत्र है इसका, लिखेंगे क्या? संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहा जाता है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। राइट, ये हो गया आपका मोमेंटम का डेफिनेशन। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है कि मोमेंटम ना तो बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता। कंजर्वेशन से आप ये समझते हैं ना, जैसे एनर्जी, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व है, ना तो हम एनर्जी को बना सकते ना ही खत्म कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो मोमेंटम है ये कंजर्व्ड है। ठीक है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ गन।
रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि कभी कोई इंसान अगर बंदूक चलाता है तो गोली जब आगे जाती है तो झटका पीछे लगता है। ये कैसे लगता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ को फॉलो करके लगता है। देखते हैं इसको। मान लीजिए आपका जो सिस्टम है, जिस इंसान ने वो गन ली हुई है, गन का मास पहले भी m था और बाद में भी m ही है। इंसान का मास पहले भी m था, मास ऑफ मैन, और अब भी उतना ही, ठीक है। मोमेंटम, पहले मोमेंटम मान लीजिए आपके mv था, दूसरा मोमेंटम, मास तो सेम ही है, मास तो चेंज हुआ ही नहीं है, ये आपका v हो गया इसमें, ठीक है। इसको मैं v2 बोल देती हूँ, इसको मैं v1 बोल देती हूँ। अब न्यूटन के गति के तीसरे नियम को आप ध्यान करें। तीसरा नियम कहता है कि कोई भी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे के होते हैं। तो अगर आपका बंदूक आगे की तरफ चली तो एक फोर्स लगा आगे की तरफ, उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ जो अपोजिट होगा उससे। अगर आपने फोर्स लगाया है आगे की तरफ, बुलेट आगे गई है आपकी, तो आपकी गन से फोर्स लगा है आगे की तरफ, तो जब बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। ये F2 पीछे की तरफ है, तो क्या रिलेशन हो गया है? F1 इज इक्वल टू माइनस का F2, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अब मोमेंटम क्या है? F1 इज इक्वल F1 प्रोपोर्शनल टू P1, क्योंकि मोमेंटम को हमने डिफाइन किया था F इक्वल्स टू डेल P बाय डेल T, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। तो जैसा फोर्स का बिहेवियर है वैसा ही बिहेवियर होगा मोमेंटम का। तो इसका मतलब जो पहला मोमेंटम है वो बराबर होगा दूसरे मोमेंटम के, बस साइन का फर्क होगा। तो अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। P1 पहला मोमेंटम, P2 बाद का मोमेंटम, गोली चलने के बाद का मोमेंटम, तो दोनों मोमेंटम का सम कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब कि मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है। जितना पहले था और जितना बाद में था दोनों को अगर मिला दिया जाए तो सम कितना आ रहा है? 0। तो आपसे पूछा जाता है कि जब गोली आगे चलाई जाती है तो झटका पीछे क्यों लगता है? पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिकॉइल ऑफ गन इसको कहते हैं। तो आपको इसका आंसर देना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण, क्योंकि गोली चलने से पहले का मोमेंटम और गोली चलने के बाद का मोमेंटम बराबर रहता है, क्योंकि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अगर गोली आगे जाएगी, एक फोर्स आगे लगेगा तो एक इक्वल डायरेक्शन में फोर्स पीछे भी लगेगा, और वो जो पीछे फोर्स लग रहा है उसी की वजह से एक बंदूक चलाने वाले को झटका महसूस होता है, ठीक है। रिकॉइल ऑफ गन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इम्पल्स। इम्पल्स किसे कहते हैं? इम्पल्स मोमेंटम ही है, लेकिन अगर जो टाइम यहां पर हमने लिया है वो बहुत ही छोटा लिया जाए, जैसे कि F इज इक्वल्स टू डेल P बाय डेल T, ठीक है। ये फोर्स है, ये फोर्स है। अब अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि ये जो टाइम है ये हम बहुत ही छोटा ले रहे हैं, छोटा लेने का मतलब है मैं ये कह दूं कि डेल्टा T टेंडिंग्स टू 0, के लगभग 0 है ये टाइम, मतलब बहुत ही छोटा है ये समय। तो इस फोर्स को क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम जबकि टाइम बहुत ही छोटा हो। अब अगर आपको कम समय में ज्यादा काम करना है तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये बहुत ज्यादा हो जाता है, इसको कहते हैं इम्पल्स। अब इसके एप्लीकेशंस कैसे हैं?
मान लीजिए आपको एक गाड़ी को धक्का देना है, उस पर बल लगाना है और उसको बहुत ही स्पीड तक लेकर जाना है। अगर आपको बोला जाए कि आपको 10 मिनट का टाइम है इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर लाने के लिए, तो आप धीरे धीरे धक्का लगाते लगाते आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि 5 मिनट का समय है तो आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आपसे बोला जाए कि 1 ही मिनट का समय है तो आपको बहुत ज्यादा उस पर बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब आप टाइम कम करते हैं तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, उसी को कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, तो इसका एप्लीकेशन ये है कि जब भी आपने देखा है कि कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो वो कैच ऐसे नहीं करता, वो कैच उसको पीछे की तरफ लेके करता है। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा वो क्यों करता है। ऐसा वो इसलिए करता है कि जो बॉल आ रही है उसका कुछ मास है, कुछ वेलोसिटी है। इसका मतलब उसमें क्या है, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, संवेग। अगर वो उसको एकदम से पकड़ लेगा, एकदम से पकड़ने का मतलब है डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो, टाइम बहुत ही कम। एकदम से पकड़ने का मतलब है टाइम कम। अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके हाथों में चोट लग सकती है। अगर वो उसको इस तरह से लेते हैं तो ये टाइम थोड़ा सा बढ़ गया, कैच करने का जो टाइम था वो बढ़ गया। टाइम बढ़ाने से जो फोर्स है वो कम लगाना पड़ेगा, उनके हाथों में चोट नहीं लगेगी। तो अब आप इसको कैसे आंसर करेंगे, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर करेंगे कि अगर कम समय में हमें किसी मोमेंटम को चेंज करना हो तो हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। अगर हमें कम बल लगाना है तो हमें से थोड़ा सा समय देना होगा। इसीलिए बॉल को कैच करते टाइम वो अपने हाथ को पीछे खींचते हैं, जिससे कुछ समय उन्हें मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन, इंपॉर्टेंट। सर्कुलर मोशन, ध्यान से देखेंगे इसे। ये मैं आधा सर्कल ड्रॉ करती हूँ। मान लीजिए इसका सेंटर है यहाँ। ठीक है, अब मान लीजिए पहले कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, इसका पोजीशन वेक्टर मैं r मान लेती हूँ। थोड़ी देर बाद चलते चलते वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, इसका पोजीशन वेक्टर मैं r डैश मान लेती हूँ। अब चेंज इन पोजीशन जो है, कितना चेंज हुआ है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये मान लीजिए कि डेल्टा r जो है ये चेंज इन पोजीशन है। वेलोसिटी जो होती है सर्कुलर मोशन में, उसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। वेलोसिटी और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो उसी तरीके से इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये आ गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, 90 डिग्री। अब मान लीजिए ये जो एंगल है ये डेल्टा थीटा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन देखते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक यहां और एक यहां। ठीक है, ट्राइंगल लॉ से दो वेक्टर है, इन्हें ऐड करना है, तो ट्राइंगल लॉ से इनका एडिशन अगर मैं देखूं, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि ये जो होगा ये रिजल्टेंट होगा आपका, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इसका अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करूं तो एक कंपोनेंट यहाँ होगा और एक कंपोनेंट यहाँ होगा। अगर हम इसके कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट यहाँ होगा और एक कंपोनेंट यहाँ होगा। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं।
एक फाइनल वेलोसिटी हम बस इसकी ड्रॉ कर देते हैं। डेल्टा वी, ये वी और ये वी डैश, ठीक है। इसके 90 डिग्री, डेल्टा आर और डेल्टा वी में 90 डिग्री। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक सर्कल में ये थीटा है, ये आर है और ये लेट्स सपोज लेंथ है। तो क्या रिलेशन है इनमें, इनमें रिलेशन है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। जो एंगल होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। उसी रिलेशन को हम यहाँ यूज करेंगे। उससे पहले हम एक चीज ये भी देखेंगे कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये सिमिलर होगा इस ट्राइंगल के, क्योंकि जिस रेशो में पोजीशन चेंज हुई है उसी रेशो में तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो उस हिसाब से अगर हम दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके जो भुजाओं का अनुपात होगा वो भी सेम होगा। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये पी है और ये क्यू है, तो ए बाय बी जितना होगा उतना ही पी बाय क्यू भी होगा। ये सिमिलर ट्राइंगल का रूल होता है। तो उसी रूल को यहाँ पर हम यूज करेंगे। उसी रूल को हम यहाँ यूज करेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर बराबर है डेल्टा वी अपॉन वी के। ये हमने सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी से निकाला है, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा थीटा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण। त्वरण का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसमें हम वेलोसिटी की वैल्यू यहां से उठाकर रखेंगे, कितनी होगी यहां से वेलोसिटी की वैल्यू, ये भी इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा v अपॉन आर डेल्टा आर डी टी, यहां पर है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, आर क्या है डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर क्या है डिस्प्लेसमेंट और टी क्या है टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिख देते हैं कि वेलोसिटी बराबर में डी आर बाय डी टी। तो इस पूरे की जगह लिख सकते हैं v, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। समराइज करते हैं, सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, सर्कल में घूमेगा तो उसकी जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए ये उसकी पहली पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगल के टर्म में देखा जाएगा, डेल्टा थीटा जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी जो है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस के साथ, किसी भी पॉइंट पर जाए वेलोसिटी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर हम इनको एक्सटेंड करके देखें तो इन दोनों वेलोसिटी को हमें ऐड करना होगा, ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल फॉर्म होगा। वो ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। तो डेल्टा आर अपॉन आर, किसी भी साइड का आप ले लो, डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा वी बाय वी के बराबर होगा। सर्कल में हमें पता है कि थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर होता है, ठीक है।
उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे डेल्टा थीटा को, एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर जैसे नॉर्मल वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा डेल थीटा बाय डेल टी, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको आप मार्क करके रखेंगे, हमें यूज करना है इसको आगे। एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाय dt। एक्सेलरेशन यही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पर हमें डेल्टा v की वैल्यू रखनी है जो हम सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से उठा करके रखेंगे। उसके बाद डेल्टा r बाय डेल्टा t आया, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी जगह v रखा। ये हमारा फाइनल एंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो v स्क्वायर बाय r होती है। डायरेक्शन क्या होगी, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ये हमने एक पॉइंट के लिए निकाला है। अगर हम किसी भी पॉइंट पर निकालें, अगर हम एक सर्कल में किसी भी पॉइंट पर देखें तो एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ही काम कर रहा होगा, इसीलिए उसे सेंट्रल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इस एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स होगा उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है v स्क्वायर अपॉन r। डेरिवेशन का हमें ध्यान इतना नहीं रखना है, वो हमने समझने के लिए किया है कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है। उसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि सर्कुलर मोशन में, जैसे हम नॉर्मल मोशन में डिस्प्लेसमेंट लीनियर होता है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी भी एंगुलर होती है जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम आगे इसका देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या है लीनियर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। ये हमने कवर किया है सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। डिफाइन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण, अल्फा से डिनोट करते हैं। जैसे लीनियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। साइड बाय साइड थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे ए जो था वो था dv बाय dt, तो अल्फा क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। तो ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। यह वह टाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट एक पूरा चक्कर लगाता है। अब आप देखिएगा ओमेगा कितना होता है, डेल थीटा बाय टी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर ये पूरा चक्कर लगाएगा, अगर सर्कल में पूरा चक्कर लगा रहा है तो थीटा कितना होगा, पूरा थीटा कितना होता है, पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमना पड़ता है। 360 मतलब 2 पाई, तो यहाँ थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 2 पाई। और क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो टाइम को हम इधर भेज देंगे और ओमेगा नीचे आ जाएगा। तो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी।
क्योंकि हम एक सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो एंगुलर डिस्टेंस अपॉन में एंगुलर वेलोसिटी, और हमने इसको डिफाइन किया है कि ये वह टाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट पूरा चक्कर लगाता है, तो पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री यानी कि 2 पाई एंगल वो कवर करेगा। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड का डेफिनेशन। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितने चक्कर कोई ऑब्जेक्ट लगाता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति हिंदी में बोलते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जितने चक्कर लगाता है वह उस ऑब्जेक्ट की कोणीय आवृत्ति कहलाती है। इसको 1/t से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी। ये पेपर में पूछा जाता है 2 से 3 नंबर का, और ये जरूर पूछा जाता है। दोनों रिलेशन में से एक रिलेशन तो पूछा ही जाएगा आपसे। रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी। क्या है ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। कैसे डिफाइंड है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्या है वेलोसिटी? सिंपल, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ओमेगा क्या है? डेल थीटा बाय डेल टी। ठीक है, कैसे करेंगे इसमें? आप डेल्टा थीटा को आप एक तरफ ले लें, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू डेल टी। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आर त्रिज्या, डेल्टा थीटा, और ये है डेल एक्स। ठीक है, इसमें ये तो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या रिलेशन है इन तीनों चीजों में आपस में? हमने अभी देखा था इस रिलेशन को, अभी इसको रहने देते हैं। क्या रिलेशन है? डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय आर। ठीक है, ये रिलेशन है दोनों में। दोनों और डेल्टा टी से भाग देने पर, इक्वेशन 1 है हमारी, इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/r डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब इसका मान यहां से रखेंगे, ये इक्वेशन ए और ये इक्वेशन बी, और इसका मान रखेंगे इक्वेशन बी से। तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 मार्क का ये आपके पेपर में आएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा
ओमेगा तथा वी में रिलेशन बताइए, या फिर लिखा होगा रिलेशन, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप ओमेगा कैसे डिफाइन करते हैं, ओमेगा एक एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आप इसको लिख के रखेंगे। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आप इसको लिख के रखेंगे। इसके बाद सर्कल में रेडियस और आपकी जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने ड्रॉ की है इसमें, और ये जो आपकी चाप की लंबाई है इसमें क्या रिलेशन है, थीटा बटे में आर इज इक्वल टू दिस, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, दोनों और डेल्टा टी से हम भाग देंगे। उसके बाद ये इसका साइड बन गया, इसकी वैल्यू उठाकर यहां से रखेंगे ओमेगा, और इसकी वैल्यू v रखेंगे यहां से, तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर, ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन a एंड अल्फा। ए एंड अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने निकाला है ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, हम इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dv बाय dt और अपॉन में r, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय r। अब dv बाय dt कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम कितना होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, तो इसकी जगह पे रख देंगे a, तो अल्फा इज इक्वल्स टू a बाय r, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या देखा है इस वीडियो में। सबसे पहले न्यूटन के नियम देखे हैं, न्यूटन के 3 नियम होते हैं। पहला जड़त्व का नियम, कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेगा जब तक कि कोई उस पर भारी फोर्स ना लगाया जाए। दूसरा नियम, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, बल बराबर है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल की। तीसरा नियम कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का नियम, कोई भी फोर्स अगर एक बॉडी दूसरी पर लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाएगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। बल का हमने इसमें डेफिनेशन देखा है, F इक्वल्स टू ma। मोमेंटम का डेफिनेशन देखा है, P इक्वल्स टू mv। मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में भी रहेगा। इसका एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ गन, अगर आप बंदूक चलाते हैं तो गोली अगर आगे जाती है तो झटका पीछे भी लगता है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना है जो मोमेंटम को कंजर्व रखेगा। उसके बाद हमने देखा इम्पल्स, इम्पल्स इज नथिंग बट फोर्स, इम्पल्स कुछ नहीं है बस बल है। क्या फर्क है दोनों में, अगर टाइम ज्यादा है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा तो उसे फोर्स कहेंगे, अगर टाइम नेग्लिजिबल है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा जिसे कहते हैं इम्पल्स। अगर कम समय के लिए अधिक फोर्स लगाया जाए तो उसे इम्पल्स कहते हैं। क्या उपयोग है इम्पल्स के, इस जानकारी का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं कि अगर कहीं पर भी किसी चीज में हमें ज्यादा फोर्स लगाना है तो हम उसे थोड़ा टाइम दे दें, टाइम देने से हमें उस पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में हमने ये देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूमता है तो उसका वेलोसिटी रेडियस से 90 डिग्री बनाता है प्रत्येक पॉइंट पर, उससे बनने वाला एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ रहता है, और उसका मान जो है a इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी भी सर्कल में थीटा के रूप में जो विस्थापन हो रहा है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसे लीनियर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, उसी प्रकार एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम है। टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में जितने चक्कर कोई ऑब्जेक्ट लगाता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओमेगा और वी में रिलेशन हमने यहाँ पर देखा है, और ए और अल्फा में रिलेशन हमने देखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
Keep revising, keep watching. Thank you for watching.